नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। और इसमें टेस्ट सीरीज करवाने के साथ ही विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी समाहित किया गया है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूएलडीसी, यूडीसी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बैंकिंग आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी समाहित किया गया है। तो दोस्तों, आज आप लोग कुछ नया तो सीखेंगे ही, लेकिन सभी एग्जाम में होने वाले पैटर्न को भी आप लोग पकड़ पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, विश्व बैंक में कौन सी संस्था शामिल नहीं है? 1 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, 3 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, 4 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक की संस्था में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक शामिल है, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी शामिल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि विश्व बैंक में शामिल नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और इन दोनों का गठन एक साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1945 में एक साथ ही किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व बैंक की किस इकाई द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है? 1 अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 4 उपरोक्त सभी। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद इकाई द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 3 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? 1 निर्णय सभी देशों द्वारा स्वीकार्य हो, 2 शांति के साथ विकास का मार्गदर्शन, 3 सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो, 4 उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, निर्णय सभी देशों द्वारा स्वीकार्य होना चाहिए, और शांति के साथ विकास का मार्गदर्शन भी होना चाहिए, और सभी देशों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? 1 संयुक्त राष्ट्र संघ, 2 विश्व व्यापार संगठन, 3 विश्व बैंक समूह, 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को निर्मित और प्रकाशित करता है विश्व बैंक। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रिक्स का गठन कब किया गया? 1 ब्रिक्स यानी कि एक 5 देशों का जो समूह है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। तो इसमें इसका गठन कब किया गया? 1 1956 में, 2 1960 में, 3 1966 में, 4 2009 में। तो ब्रिक्स का गठन 2009 में किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी, और 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, और 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, एक सेकंड दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, मुद्रा अवमूल्यन कब अधिक लाभदायक होता है? 1 जब घरेलू आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हों, 2 जब घरेलू सामान का मूल्य स्थिर रहे, 3 जब निर्यात का मूल्य समानुपाती रूप से बढ़े, 4 उपरोक्त सभी। मुद्रा अवमूल्यन तब अधिक लाभदायक होता है जब घरेलू आयातकों के लिए निर्यात का मूल्य सस्ता हो। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 7 है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता किससे बनता है? 1 व्यापार संतुलन, 2 अदृश्यों का संतुलन अधिकार, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता व्यापार संतुलन और अदृश्यों के संतुलन के अधिकार से बनता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3, यानी कि उपरोक्त दोनों सही है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है?
1 आय प्राप्तियाँ और भुगतान, 2 सेवाओं का आयात और निर्यात, 3 वस्तुओं का आयात और निर्यात, 4 पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा हैं आय प्राप्तियाँ और भुगतान, सेवाओं का आयात और निर्यात, वस्तुओं का आयात और निर्यात। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 9 है, पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे संबंधित है? 1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2 पर्यावरण संरक्षण की अधिसूचना, 3 क्योटो प्रोटोकॉल, 4 विदेशी संस्थागत निवेश। पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 है, चालू लेखा घाटा यानी कि कैड क्या है? 1 चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा, 2 देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाले घाटा, 3 बैंक में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि, 4 वस्तु के मूल्य से लागत मूल्य अधिक होने वाला घाटा। चालू लेखा घाटा है देश के कुल निर्यात के कुल आयात अधिक होने से होने वाला घाटा, यानी कि निर्यात कम होगा, आयात अधिक होगा तो चालू लेखा घाटा होगा। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की विदेश नीति से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? 1 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 2 विदेश मंत्रालय, 3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 4 गृह मंत्रालय। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 12 है, मुद्रास्फीति का प्रभावी परिणाम क्या है? 1 सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, 2 कराधान में वृद्धि, 3 आयात में वृद्धि तथा निर्यात में ह्रास, 4 उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति का प्रभावी परिणाम है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाएगी, कराधान में वृद्धि हो जाएगी यानी कि टैक्स में वृद्धि हो जाएगी, आयात में वृद्धि होगी तथा निर्यात में कमी आएगी यानी कि ह्रास होगा। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 4 उपरोक्त सभी, सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा कारक मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय नहीं है? 1 विनियोगों पर नियंत्रण से छूट, 2 सार्वजनिक व्यय में कमी, 3 सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, 4 कराधान में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय हैं सार्वजनिक व्यय में कमी कर देंगे, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देंगे तो मुद्रास्फीति रुक सकती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर देंगे तब मुद्रास्फीति रुक सकती है, और कराधान में वृद्धि कर देंगे तब मुद्रास्फीति रुक सकती है। यानी कि मार्केट में पैसा कम जाएगा तो मुद्रास्फीति रुकेगी, लेकिन विनियोगों पर छूट देने से मुद्रास्फीति रुकती नहीं है लेकिन बल्कि और बढ़ जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 14 है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? 1 अलिखित सामान का निर्यात, 2 सेवाओं का निर्यात, 3 प्रतिबंधित सामान का निर्यात, 4 तस्करी के सामान का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 15 है, विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ कौन सी हैं? प्रतिभूतियाँ कौन सी हैं? 1 शेयर जिनमें गारंटी सरकार ने दी हो, ऐसे शेयर जिनमें गारंटी सरकार ने दी हो, 2 ऐसे शेयर जिनकी खरीदारी आरबीआई ने की हो, 3 ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, 4 ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, तो ऐसे शेयरों को विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। एक सेकंड दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है? 1 लोगों के बचत को एकत्र करना, 2 धन को इस प्रकार व विनियोजित करना,
सॉरी ये वाह नहीं होगा यहाँ पे। धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो। 3 अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना। 4 उपरोक्त सभी। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का अर्थ है, उद्देश्य है लोगों के बचत को एकत्र करना और धन को इस प्रकार नियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो और अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना। ये सारे उद्देश्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 17 है, पूंजी बाजार किसे कहते हैं? 1 वस्तु बाजार को, 3 शेयर बाजार को, 2 शेयर बाजार को, 3 मुद्रा बाजार को, 4 उपरोक्त सभी। तो पूंजी बाजार शेयर बाजार को कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 18 है, आंतरिक ऋण, ये ऋण होगा और टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा इसमें यहाँ पे। आंतरिक ऋण के घटक कौन हैं? 1 ट्रेजरी बिल, 2 बाजार ऋणदान, 3 भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, 4 उपरोक्त सभी। आंतरिक ऋण के घटक हैं ट्रेजरी बिल, बाजार ऋणदान और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 19 है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? 1 शेयर बाजार के, 2 वस्तु बाजार के, 3 राज्य के अंदर होने वाले व्यापार के, 4 राजस्व प्राप्तियों के। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 20 है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? 1 कृषकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, 2 बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, 3 कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, 4 भूमि की देखरेख करना। भूमि विकास का कार्य है कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान उपलब्ध कराना। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 20 प्रश्न ही थे। तो आज का टेस्ट समाप्त हुआ और उम्मीद है आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है और आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस को, स्मार्ट क्लासेस और ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।